हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीएससी एडुकेयर। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड्स के बारे में। प्रीवियस क्लास में पूरा डिटेल्स हम लोगों ने बात किया था। आज हम लोग उसमें जो थोड़ा सा पॉइंट बचा हुआ था उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, हम लोग वहाँ टाइप्स ऑफ लिगेंड्स का डिस्कशन किया था। आज हम लोग बात करेंगे कि लिगेंड्स हैविंग डेंसिटी ग्रेटर देन 1 आर कॉल्ड पॉलीडेंटेड लिगेंड। यानी वैसा लिगेंड जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु होता है या एक से अधिक दाता लिगेंड्स होता है, वह क्या कहलाता है? पॉलीडेंटेड लिगेंड्स कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। जैसे अगर लिगेंड्स है तो वो लिगेंड क्या करता है कि वो उसका जो एटम होता है वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल के एटम के साथ। ठीक है, अगर उसमें एक से अधिक होता है तो वैसी स्थिति में वो कहलाता है कैसा? पॉलीडेंटेड लिगेंड्स कहलाता है। ठीक है, some polydentate ligands have tendency to form cyclic structure with central metal atom through coordinate bond. Such polydentate ligands are called chelating ligand। अर्थात कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे polydentate ligand होते हैं जो क्या करता है? साइक्लिक रिंग बनाता है, मतलब ये साइकिल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है और जिसके कारण ही इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये चेलेटिंग लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चेलेटिंग लिगेंड। जैसे देखिए, ये है EN हो गया, डाई इन हो गया, ट्राई इन हो गया, या DMG हो गया, या EDTA हो गया। सब को हम लोग क्या कह सकते हैं? ये सब चेलेटिंग लिगेंड्स हैं। कैसे हैं इस पर भी हम बात करते हैं। और ये जो प्रक्रिया होगा, दिस फेनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर विद चेलेटिंग लिगेंड्स इज कॉल्ड चेलेशन। इसको पूरा हम क्या मानेंगे? चेलेशन कहते हैं। एंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फॉर्म बाय चेलेटिंग लिगेंड्स आर हाईली स्टेबल। और इसके द्वारा जो कॉम्प्लेक्स बनता है वह हाईली स्टेबल होता है। जैसे देखिए, हमारे पास है ये Cu कॉपर है और ये यहाँ पर NH2 है, यहाँ CH2 है, फिर यहाँ CH2 है और ये NH2 है। ठीक है, इसका लोन पेयर, इसका भी लोन पेयर। ये लोन पेयर ये देखिए यहाँ पर आकर के डोनेट कर रहा है, ये देखिए यहाँ डोनेट कर रहा है। ठीक है, वैसा ही यहाँ पर आ जाएगा। ये जैसे आपके पास होगा H2 इसे कर देते हैं और ये CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा और ये हो जाएगा H2N। N यहाँ पर लोन पेयर होगा। देखिए यहाँ पर ये इस तरह का ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये देखिए इस वजह से इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखिए ये। ठीक है, तो ये जो कहलाता है ये क्या कहलाता है? ये चिलेटिंग कहलाता है। यहाँ पर EN है, ये जो है इथिलीन डाइमीन है। इसी को क्या बोलते हैं? इथिलीन डाइएमीन। ये क्या है? एथिलीन डाइएमीन। और ये यहाँ पर चिलेट लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाएगा? ये चिलेटिंग लिगेंड भी कह सकते हैं इसको, चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, देख रहे हैं एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है। ये देखिए ये ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ से शुरू किया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। देखिए ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है। ये इसीलिए कहलाता है ये कैसा? चिलेट लिगेंड्स कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और फिर और हम इस पर कुछ बात करते हैं। एक जैसे हम दूसरा कोई एग्जांपल ले, जैसे डाइइन वाले ले सकते हैं, आप ट्राइइन वाले ले सकते हैं, या EDTA वाले भी ले सकते हैं। इसमें हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। ये क्या होता है? हेक्साडेंटेड। प्रीवियस क्लास में हम इसका स्ट्रक्चर भी आपको बताए थे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं दूसरा लिगेंड्स के बारे में, जो एक स्पेशल टाइप्स ऑफ लिगेंड होता है जिसको हम लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। उभयदंती, मतलब एक समय में जो एक एटम होगा लिगेंड्स का वो डोनेट करता है और दूसरे समय में दूसरे एटम जो है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो वह कहलाता है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कहलाता है। उभयदंतु लिगेंड्स कहते हैं, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के नाम। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स किसको कहते हैं? ये अगर इसको समझना है तो हिंदी में हम लोग जानते हैं उभयदंती लिगेंड। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि देयर आर अ सर्टेन लिगेंड व्हिच हैव 2 और मोर डोनर एटम्स। क्या कह रहा है कि देयर आर सर्टेन लिगेंड व्हिच हैव 2 और मोर डोनर एटम बट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स
During formation of complex, only one donor atom is attached to metal ion. अगर जब कॉम्प्लेक्स बन रहा है उस समय केवल एक दाता परमाणु ही जुड़ा होता है, तो सच लिगेंड्स आर कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड। इस तरह के लिगेंड को एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि Cn है या फिर CnS है। तो वैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि Cn है और यहाँ से ये जब आप देखते हो कि ये इस तरह का लिखा हुआ है, ये Cn ये इस तरह का लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है? ये होता है साइन या साइनाइडो भी लिखते हैं, साइनो, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? साइनाइडो, ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये ऐसे रहे, NC रहे, ठीक है, यहाँ क्या लिखा आपने कि ये Cn है और ये क्या हो गया? NC अगर हो जाए, तो ऐसे स्थिति में क्या कहलाता है कि थायोसाइन, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं थायोसाइनाइडो, ठीक है। ये इस तरह से आता है थायोसाइनो या साइनाइड। देखो इस बार जो है यहाँ पर अगर देखें तो ये साइनाइड में क्या C जुड़ रहा है डायरेक्ट, और इसमें क्या N जुड़ रहा है डायरेक्ट, मतलब अलग दूसरे में, ऐसा नहीं कि एक ही में, यानी अलग कॉम्प्लेक्स में। ये ध्यान रखने वाला बात है कि ये ऐसा नहीं हो कि यहीं पर फिर जुड़ जाएगा। तो ये एक बार में क्या है कि एक बार ये कार्बन जुड़ रहा है और एक बार में नाइट्रोजन जुड़ रहा है। तो ऐसे लिगेंड्स को क्या बोला जाता है? ऐसे लिगेंड्स को कहा जाता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। जैसे कि इसमें भी देखिए, ये जो आप देखे थायोसाइनाइड है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें देखिए आप इसमें अगर आप देखिएगा तो अलग अलग दोनों का देखिए, एक बार C हो जाएगा, एक बार फिर क्या हो जाएगा? इधर S से आकर के जुड़ जाएगा। तो ये कहलाएगा क्या? ये अलग, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कहलाएगा, ठीक है। वैसा ही नाइट्रो वाले में होता है, जैसे NO2 है, देखिए ये NO2 है ना, ऐसा लगा हुआ है। तो इसमें देखिएगा कि एक बार अगर ये है तो इसको नाइट्रो बोलते हैं, नाइट्रो N बोलते हैं, नाइट्रो N बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रो बोल सकते हैं, नाइट्रो N बोल सकते हैं, या इसको अगर आप देखें नाइट्रिटो भी N लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आता है कि ONO लिखा हुआ है, ऐसा मतलब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे स्थिति में इसको नाइट्रिटो लिखते हैं, यानी O से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या देख रहे हैं? N से जुड़ा हुआ है। तो ये सब क्या है? इसको हम कह सकते हैं क्या? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। ये आपका हो गया क्या? ये साइनो ग्रुप और ये साइनाइडो, और ये कहलाता है यहाँ पर, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर आइसोसाइनाइडो, इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइडो। यहाँ पर ये थायो तो वो ना हो जाएगा, ये हो जाएगा आइसोसाइन, या फिर इसको क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइडो, ठीक है। और ये जो आपका है CnS, अगर ये है और ये N, उसके बाद ये हो सकता है क्या? ये SNC, अगर ये ऐसा है, ठीक है, तब क्या होता है? ये होता है थायोसाइन, और ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा थायो, ये आइसो थायोसाइन, ये, ठीक है। ये सभी के सभी क्या कहलाता है? एम्बीडेंटेड लिगेंड। इधर क्या होगा? मेटल होगा, यहाँ तो देख रहे हैं क्या होगा? मेटल होगा, यहाँ पर भी मेटल होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, यहाँ भी मेटल होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, ठीक है। ये सब कहलाएगा एम्बीडेंटेड लिगेंड्स का, ठीक। इसको मिटाते हैं और कुछ पहचान है कैसे, वो सब हम यहाँ पर बात करते हैं। कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप पहचानिएगा कि कौन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कौन सेंट्रल मेटल है, कौन लिगेंड्स है, कौन कोऑर्डिनेशन नंबर है, और कौन आयोनाइजेशन स्फीयर है। ये सब चीज को हम बताते हैं, पहचान कर। इसको मिटाते हैं।
देखिए जैसे आपके पास ये इस तरह का दिया हुआ मिलेगा, यहाँ देखिए ये निकेल है, ये NH3 है और इसका ये हॉल 6 है और यहाँ Cl2 दिया। तो ये जो पूरा भाग है जिसको हम इस तरह से घेर रहे हैं, देखिए ये जो भाग है ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। और ये तो आप जानते हैं ये कहलाता है सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। और ये जो है ये क्या कहलाएगा? लिगेंड्स कहलाएगा। ये लिगेंड्स होता है, लिगेंड लिख देते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या होगा? ये होगा आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। और ये जो 6 आप देख रहे हैं, ये जो नंबर है ये 6 नंबर, ये क्या होगा? यहाँ जो आप देख रहे हैं ऐसा इसको ये इस तरह से दर्शा सकते हैं, ठीक है। ये जो नंबर है ये नंबर ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन, इसको शॉर्ट में CN नंबर भी लिखते हैं, ठीक है। कोई भी दूसरा रहेगा तो आप उसको बना सकते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है, देखिए ये Fe, यहाँ हो गया Cn और ये हो गया 6, ठीक है। और यहाँ देखिए ये चार्ज इस तरह से दिया हुआ है। तो ये हमारा सेंट्रल एटम है, सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल हो गया। और ये जो है ये हमारा क्या है? लिगेंड्स है। ये देखिए इसको दर्शा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? लिगेंड है ना। और ये जो है ये क्या करेगा? ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, ये CN नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, ठीक है। उसी तरह से और भी आप कहीं निकाल करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए Cr है और यहाँ हमारे पास है ये H2O है, ये 4 है, यहाँ जो है Cl2 है और ये इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ क्लोरीन, ठीक है। तो ये तो आप जान रहे हैं कि ये सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल है। और ये दोनों क्या है? लिगेंड्स है। ये भी लिगेंड्स है और ये भी क्या है? लिगेंड्स है। ये दोनों क्या है? लिगेंड्स, लिगेंड है ना। अब कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इन दोनों का जोड़ होगा। यहाँ से जो कोऑर्डिनेशन नंबर देखिएगा ना तो ये जोड़ होगा दोनों का, ठीक है। इसका 4 इसका 2 मिलाकर के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। जस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर जो लिगेंड्स है और लिगेंड जो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वही इसका क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। और ये बाहर वाला जो है ये बाहर वाला क्या हो जाएगा? ये आयोनाइजेशन हो जाएगा, आयोनाइजेशन स्फीयर कहलाएगा, आयोनाइजेशन स्फीयर कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है। चलिए आगे हम फिर से बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि आखिर ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। पहले आप इसको लिखना है तो आप लिख सकते हैं पॉइंट को। कोऑर्डिनेशन नंबर का सिंपल डिफिनेशन आपको यहाँ दिख रहा होगा। क्या लिखा गया है कि द नंबर ऑफ एटम of ligands that are directly bonded to the central metal atom or ion by coordinate bond is called या is known as coordination number of the metal atom or ion, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है, जो हमारा धातु है, उस धातु से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जो डायरेक्टली अटैच है लिगेंड का परमाणु, वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। उसकी जो संख्या होता है वही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जैसे आप एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास एग्जांपल है ये इस प्रकार का। जैसे देखिए आप ये जानते हैं कि ये 4 है, FeCN ये 6 है। ये देखिए इसमें अगर हम इसमें बात करें अगर, तो सिंपल सी बात है, इस पर अगर ये K4 है, देखिए अलग अलग अगर इसको अलग करिएगा तो ये K4 ये प्लस आ जाएगा
प्लस यहाँ आ जाएगा क्या Fe और ये Cl6 ये होल 6 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 4 आ जाएगा, है ना। तो इसमें अगर आपको चेक करना है, यही हमारा कॉम्प्लेक्स है ना, कोऑर्डिनेशन इन GT है, तो इसी में देखना है। देखिए ये जो Fe है इसको 6 नंबर, देखिए यहाँ 6 साइनो ग्रुप इसको क्या करता है, यहाँ से डोनेट करता है, देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देखिए ये इस तरह का। और यहाँ पर हम लिख देंगे ये जो है ये कोऑर्डिनेशन इंटिटी, ये इस तरह से बना देंगे यहाँ। तो इस एटम से जो जुड़ा हुआ है ये हमारा सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम, और इसी से जुड़ा हुआ ये नंबर ऑफ जो लिगेंड्स होगा, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ लिगेंड्स जो डायरेक्ट अटैच है, नंबर ऑफ लिगेंड्स ये कितने हैं, ये 6 है ना। या फिर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यही आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कितना हो गया, 6 हो जाएगा। किसी के साथ भी रहेगा तो आप इसको बना सकते हैं। एक दो हम एग्जांपल और लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले, और इसका कुछ एग्जांपल और लिखते हैं, इसको मिटा करके और हम एक दो एग्जांपल लिख रहे हैं, और उसमें आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं। देखिए हमारे पास है 1 नंबर में, ये निकेल है, NH3 है, यहाँ 4 है, और यहाँ Cl2, ठीक है। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास है वो कितना है, ये 4, ये देख रहे हैं, यही कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम अगला में बात करें, जैसे हमारे पास एक कोबाल्ट है और En3 दिया हुआ है, यहाँ देखिए, और यहाँ दिया हुआ है +3, ठीक है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, देखिए यहाँ 6 है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि ये एथिलीन डाइमीन है और 3 × 2 लिखना, 2 डोनर होगा, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। चेक करके देखें, देखिए En जो है ये एथिलीन डाइमीन है, इसका फॉर्मूला होता है NH2 CH2 है ना, और NH2, देखिए ऐसा। इसका डोनर एटम देखिए 2 है, ये देखिए यहाँ और एक यहाँ, ये क्या होता है, एथिलीन डाइमीन। तो इसमें 2 डोनर है, इसकी संख्या 3 है, और एक में देख रहे हैं कितने हैं, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 हो जाएगा। किसके लिए, जब आपके पास En है, मतलब बाइडेंटेट लिगेंड है, ये क्या कर सकते हैं इसको, ये जो है बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है, ये बाइडेंटेट लिगेंड। इसके अलावा भी और भी आप देख सकते हैं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्रोमियम दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है NH3, और यहाँ दिया हुआ है 3, और यहाँ दिया हुआ है Cl3, देखिए ये ऐसा दिया हुआ है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इस सब का जोड़, सब मोनोडेंटेट है, तो जोड़ देंगे केवल, कितना हो गया, 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी में यहाँ क्रोमियम लिख दें और यहाँ En लिख दें और ये 2 हो जाए और यहाँ Cl2 लिख दें, तब कितना होगा। अब इस स्थिति में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो ये आज यहाँ पर +1 लिखे दे देते हैं, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, Cn। तो पहले इसके लिए तो 2, और जानते हैं कि ये एथिलीन डाइमीन है, एथिलीन 2 डोनर एटम है, डाइडेंटेट लिगेंड है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस इसकी संख्या 2 मोनोडेंटेट है, तो ये 4 + 2 यानी कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। कोई दूसरा और भी उदाहरण हम लेते हैं, जैसे ये देखिए ये निकेल है, यहाँ कार्बोनाइड ग्रुप है, ये 4 है,
ठीक है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये मोनोडेंटल लिगेंड है, इसलिए ये 4 एक ही दोनों एटम, ठीक है, बात समझ गए। तो इस तरह से हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना समझ गए, ठीक है। और भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का सॉल्व करिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन है, इससे आधारित आपको बन जाएगा, बहुत आसान है ना। केवल देख करके ही आप इसको पता करिए, बस ये पता होना चाहिए कि ये किस तरह का लिगेंड है, मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है या हेक्साडेंटेड है, किस तरह का लिगेंड है जो जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा केवल, बस इतना ही बात है। चलिए इसको हम मिटाते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, इसको हम मिटाते हैं। दूसरा पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये आपको प्रीवियस में भी हमने बताया है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो क्या होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर? सिंपल सी बात है, देखिए क्या लिखा था, सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड डायरेक्टली अटैच्ड टू इट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये क्या कराता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब देखिए यहां से आप समझिए, ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये जो पूरा भाग जो सेंट्रल मेटल है और लिगेंड्स का, ये पूरा कलेक्टिवली ये एरिया, ये जो क्षेत्र होता है, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यही कहलाता है क्या भाई, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इसमें भी देखना होगा, तो ये देखो ये जो क्षेत्र होगा ये पूरा कलेक्टिवली सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स वाला, यही कहलाएगा क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर सिंपल परिभाषा, द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड डायरेक्टली अटैच्ड टू इट, मतलब सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ, डायरेक्टली जुड़ा हुआ जितने भी लिगेंड्स हैं उसका कलेक्टिवली ये पूरा भाग क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। इसको हिंदी में लिखते हैं क्या, उप सहसंयोजक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक क्षेत्र। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पर बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और हम फिर बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पर, ठीक है, ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसका जो उपयोग आप नोमेनक्लेचर में भी करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करिए। देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज डिफाइंड एज द चार्ज व्हिच द सेंट्रल एटम वुड कैरी इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जैसे आपके पास एग्जांपल से ये सब बात ज्यादा क्लियर होगा। जैसे आपके पास कोई भी अगर देखा जाए, जैसे आपके ये देखिए K4 है और ये है FeCN और ये हो गया 6, ठीक है। और यदि आप इसमें देखिए ये आयनन होता है, तो ये K प्लस ये 4 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा FeCN और ये होल 6 और यहाँ क्या आ जाएगा -4, ठीक है। अब इस पर जो चार्ज आएगा है ना, वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। जैसे देखिए सभी एटम को यहाँ से रिमूव करिएगा तो जो नेट चार्ज आएगा वही कहलाएगा क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा। जैसे देखिए FeCN और ये होल 6 और यहाँ -4 है, ठीक है। तो हम लोगों को पहले इसका निकालना है, तो यहाँ मान लेते हैं x, है ना, तो ये हो जाएगा 6 और ये देखिए ये -1 होगा क्योंकि साइनाइड पर -1 मोनोडेंटल लिगेंड है और -1 और यहाँ टोटल जो यहाँ नेट चार्ज जो है वो कितना है, ये देख रहे हैं ये -4 है, ठीक है। अब ये हो जाएगा x और ये जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो -6 और ये इक्वल टू -4 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और आगे इसको सॉल्व करें तो ये x और ये देखिए इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, -4 और +6 ये इस तरह से हो जाएगा। इसीलिए आपके पास यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा +2। तो ये जो +2 आया है यही ऑक्सीडेशन स्टेट आया है, यही हो गया क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। ये जो आपके पास है आयरन यानी सेंट्रल मेटल, ये आप लिख सकते हैं Fe, है ना, ये क्या है, सेंट्रल मेटल, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कोई दूसरा दे दिया जाए तब उसको क्या करिएगा, जैसे आपको दिया हुआ है कि ये देखिए ये दिया हुआ है कोबाल्ट, यहाँ दिया हुआ है NH3, देखिए यहाँ NH3 और यहाँ दिया हुआ होल 6 और यहाँ दिया हुआ है +3,
ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें? इसका x मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, और ये 6 गुना 0, देखिए ये कैसा है, ये न्यूट्रल लिगेंड, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसका 0 हो जाएगा। और ऑल ओवर जो आपके पास है +3 है, इसीलिए x इज इक्वल टू कितना हो गया, +3, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया। ठीक है। और भी हम जानते हैं, इसको मिटाते हैं और कुछ और उदाहरण हम इसका लेते हैं। ठीक है। चलिए, और इसका कई उदाहरण हम यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे देखिए, आपको यहाँ दिया हुआ रहेगा निकेल NH3 का होल 3, यहाँ Cl3, ये इस तरह का दिया रहेगा, और यहाँ प्लस दिया है। अगर मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है ना, तो इसको या प्लस नहीं दिया रहेगा, यहाँ पर आपको ये इस तरह का ही रहेगा, और ये 3 का है, +3 निकेल 3। चलिए ठीक है, कोई चार्ज नहीं दिया होगा, तब कैसे निकालेंगे? इसका क्या करेंगे, x मान लेंगे, +3 गुना 0, इसके लिए 0 हो जाएगा, और +3 गुना -1, क्लोराइड पर कितना, -1 है ना, और यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है। तो अब आपके पास होगा x, ये हो जाएगा +0 और ये -3 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू हो गया +3। यहाँ पर भी आपका कितना आ गया, +3 आ गया। इस बार इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, देखिए ये FeCl6 और ये होल 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू +1 और +x +6 गुना -1 इक्वल टू 0। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, 0। ये हो जाएगा 4 + x -6 इक्वल टू 0। घटा लेंगे तो x, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 0, इसीलिए x बराबर हो जाएगा +2। ठीक है। और दूसरा कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है ये कोबाल्ट En, ये होल 3 दिया हुआ है, और यहाँ +3, ठीक है। तो ये x +3 गुना 0 और इक्वल +3, क्योंकि इथिलीन डाइऑक्साइड न्यूट्रल है ना। और भी कोई दूसरा लीजिए, जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है निकेल है, और ये देखिए यहाँ कार्बोनाइल, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, x +4 गुना 0 और इक्वल टू 0, यहाँ 0, यानी x इक्वल टू 0, यानी यहाँ लिगेंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से कई उदाहरण हैं, आप एनसीईआरटी में भी इसको बना सकते हैं। एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए दिया गया है, तो आप वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। क्या बात करेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं प्रभावी परमाणु संख्या। ये जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होता है उसको बताने के लिए आता है। ये इसके लिए जो फार्मूला होता है EAN, इसको शॉर्ट में लिखते हैं EAN। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए ये होता है एटॉमिक
नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल प्लस, इसके बाद जोड़ते हैं प्लस 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। यानी अगर आप इसको सिंपल भाषा में लिखें तो EAN इज इक्वल टू लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर को आप Z लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर को आप ON नंबर लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर को CN लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला का यूज किया जा सकता है, देखिए इसका, ठीक है। जैसे कोई हम एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये आता है या नहीं आता है। जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इस प्रकार का, ये देखिए, ये दिया हुआ है FeCN6 और यहाँ दिया हुआ है होल 6 और यहाँ दिया हुआ है -4। इसमें हमको देखना है कि क्या हो रहा है, EAN का वैल्यू क्या होता है, इसको पता करना। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, तो इसके लिए x मान लेते हैं, ये 6 गुना -1 और इक्वल टू -4, तो x बराबर -6 इक्वल टू -4, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर जब x का वैल्यू अगर देखोगे तो x बराबर हो जाएगा, इसको इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा +2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर आपको +2 आ गया। अब इसमें देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये संख्या हो जाएगा, ये 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, और उसके बाद सेंट्रल एटम जो है यानी Z का वैल्यू है ना, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर जो होगा, एटॉमिक नंबर यानी Z, ये कितना हो जाएगा, ये Fe है तो इसका हो जाएगा 26, तो आपको यहाँ निकालना है EAN। तो देखिए सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर 26 और उसमें से उसका ऑक्सीडेशन नंबर को घटा देना है, तो घट जाएगा, +2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए 6 है तो यहाँ 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 में से जैसे ही घटाएगा तो ये 24 हो जाएगा, 6 गुना 12 हो जाएगा, जोड़ देंगे इसको, ये हो जाएगा 36, 36 हो गया किसके, क्रिप्टन के बराबर हो गया, नहीं हो गया, क्रिप्टन एटॉमिक नंबर के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि ये क्या है, स्टेबल है, ये कैसा है, स्टेबल है, स्थायी है, ठीक है। तो दूसरा किसी का हम निकाल के और बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए दूसरा के लिए हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे हमारे पास है EAN निकालना है हमें, ठीक है। फॉर्मूला आपको मालूम है, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर, ये फार्मूला का यूज करना है। अभी हम लोग किसके लिए निकालना है, जैसे निकेल है, देखिए निकेल, और ये है NH3 का होल 6 ये दिया हुआ है, और यहाँ ये Cl2 दिया हुआ है, ये ऐसा दिया हुआ है। तो सबसे पहला मकसद होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। ऑक्सीडेशन स्टेट X इसके लिए ले लेंगे, +6 गुना 0, देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस ये भी अंदर में ही आ जाता है, ये 2 गुना -1 हो जाएगा, और यहाँ पर चार्ज क्या है, 0 हो जाएगा। तो x + 0 - 2 = 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये जो 2 है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए कितना है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ जो संख्या है वही कोऑर्डिनेशन, इसके अंदर वाला ही देखना है, तो ये 6 हो गया। अब निकेल है, तो एटॉमिक नंबर Z का वैल्यू कितना हो जाएगा, एटॉमिक निकेल का कितना होता है, कोबाल्ट का होता है कितना, 27, तो निकेल का हो जाएगा 28, है ना। तो अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे EAN। EAN देखिए 28 - 2 + 2 गुना कितना, 2 गुना, और यहाँ पर जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। 28 में से घटाएंगे आप इतना, ये 26 हो जाएगा, और ये 12 हो गया, और जब इसको जोड़िएगा तो ये 38 हो गया, तो ये अनस्टेबल हो गया, ये क्रिप्टन के बराबर नहीं होगा,
तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, कुछ किसी तरह से और दूसरा का हम बात करें, किसी दूसरे के लिए, जैसे आपके पास दिया हुआ है ये कोबाल्ट है और यहाँ NH3 है, देखिए NH3 है, और यहाँ आपके पास ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम देखें ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर +3 हो गया, देखिए +3 हो गया। तो इसके लिए अगर हमको निकालना हो तो सबसे पहले x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये इसके लिए तो 0 ही हो जाएगा ना, ये 6 गुना 0 और +3, ये देखिए यहाँ पर, इसीलिए x = ये 3 ही रह जाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, ये संख्या 6 हो जाएगा, तो EAN का वैल्यू यहाँ निकल जाएगा आसानी से। कोबाल्ट का कितना होता है, 27 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर आपका कितना है, 3 आया है, +2 गुना 6 हो गया, यानी 27 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 2 गुना ये 12 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ये 36 हो गया। तो ये क्रिप्टन के बराबर हो गया, क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना भी सीख लिए। अब हम बात करेंगे इस पर, एक आता है होमोलैक्टिक और हेट्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स, है ना, कि एक वैसा कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें लिगेंड्स जो होता है वो समान होता है ना, और एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें लिगेंड समान नहीं होता है, मतलब 2 डिफरेंट लिगेंड हो सकता है, मोर देन 1 डिफरेंट लिगेंड जब प्रेजेंट होता है तो वो हेट्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगले क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे। तो पहले इसको आप नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं हेट्रोलैक्टिक और होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स पर। ठीक है, तो ये है होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। देखिए इसमें क्या देख रहे हैं, द कॉम्प्लेक्स इन विच ओनली वन काइंड्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। The complex in which only one kinds of ligands are present is called homolactic complex। यानी वैसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही प्रकार के लिगेंड उपस्थित होता हो वह क्या कहलाता है, होमोलैक्टिक कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर सेंटर में क्रोमियम है और NH3 जो एमीन देख रहे हैं ना, NH3 एमीन जो आपके पास है यहाँ पर, वही केवल आपका यहाँ पर क्या है, एमिनो इसको कहते हैं, और ये यही आपका यहाँ पर सेंट्रल एटम है, सॉरी लिगेंड से एक ही प्रकार का है। यहाँ क्लोराइड है, देखिए ये क्लोराइडो इसको बोलते हैं, और ये क्या है, ये कितने सेम प्रकार का है, यानी क्लोराइड ही है, यहाँ पर भी वैसा ही देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही हेट्रोलैक्टिक में बात करेंगे, हेट्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स में, इसमें क्या देख रहे हैं, द कॉम्प्लेक्स इन विच मोर देन वन काइंड्स ऑफ लिगेंड आर प्रेजेंट इज कॉल्ड हेट्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। यानी वैसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक से अधिक, यानी एक से अधिक प्रकार के, अधिक तो रहेगा ही लेकिन अधिक प्रकार के, जैसे देखिए ये EN है, एथिलीन डाइएमीन, ये देखिए, और ये Cl2 है, यानी क्लोरीन वाले भी है, मतलब क्लोराइडो भी है, और यहाँ पर भी NH3 देखिए, और यहाँ पर भी आपके पास Cl2 यानी क्लोरीन वाले भी है। यहाँ इक्वा वाटर वाला है और ऑक्जेलेट वाला है। ठीक है, ये आप क्या देख रहे हैं, डिफरेंट। ठीक है, तो इस तरह की चीज को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोलैक्टिक बोलते हैं, और इस तरह को कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगले क्लास में हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं।